बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 267 मुलाहिज़ा फरमाएं। इंटरवल के बाद पिक्चर शुरू हुई तो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया। हमें फिल्म को बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि फिल्म शुरू हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि साहिल ने अचानक पलटकर पीछे देखा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ साहिल? मेरे सर पर इसका पाँव लगा है। वो पिछली रो में बैठे हुए शख्स की जानिब इशारा करते हुए बोली। मैंने उस शख्स की तरफ देखा। वो टांग पर टांग चढ़ाए अपने दोनों पाँव को साहिल वाली सीट की पुशगाह पर टिकाए फिल्म देख रहा था। उसके इस बेहुदा अंदाज ने मुझे खोला कर रख दिया। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, मिस्टर, यहाँ से अपने पाँव हटा लो। वो मुझे घूर कर रह गया, ताम उसने अपने पाँव हटा लिए। मामला रफा दफा हो गया। हम दोबारा फिल्म देखने में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद अकबी जानिब से आमियाना किस्म के जुमलों की आवाज़ें मेरी समात तक पहुंचने लगी। हम ROWB की सीट नंबर 1, 2 और 3 पर बैठे हुए थे। साहिल की सीट का नंबर 1 था और वो कितार के किनारे पर थी। मैं नंबर 2 सीट पर था और बीर बख्श मेरे बराबर सीट नंबर 3 पर बैठा हुआ था। मैंने भी उस शख्स को तंबीह की थी। वो ROWA की सीट नंबर 1 पर था। अब वो अपने सामने बैठे हुए अफराद से बड़े घटिया अंदाज में बातें कर रहा था। निशाना साहिल की जात थी। इस किस्म का तजर्बा मुझे पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही ऐसे बद इखलाक तमाशबीन मेरी नजर से कभी गुजरे थे। बात अगर उनकी जुमलाबाजी तक महदूद रहती तो मुमकिन है मैं बर्दाश्त कर जाता, लेकिन इस वक्त तो मैं सब्र का दामन अपने हाथ से छोड़ने पर मजबूर हो गया। जब साहिल अचानक अपनी सीट से उठी और पीछे मुड़ते हुए नहायत ही सख्त अल्फाज में उसने अकब में बैठे हुए शख्स से कहा, मैं भी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और उस बदतमीज शख्स की जानिब इंतहाई सख्त नजर से देखते हुए कहा, लगता है तुम शराफत की जबान नहीं समझते, तुम्हें कोई और ही सबक सिखाना पड़ेगा। साहिल ने कहा, वहीदान, इस कमीने ने मेरी गर्दन पर हाथ लगाया है। हमारी बातें सुनकर दूसरे तमाशबीन भी हमारी जानिब मुतवज्जो हो गए और मुड़ मुड़कर हमें देखने लगे। मैंने उस शख्स से इस्तफसार किया, तुम्हें कौन सी चीज टिकने नहीं दे रही? ज्यादा बकवास नहीं करो। उल्टा मुझे आंख दिखाने लगा। खामोशी से बैठकर फिल्म देखो और हमें भी देखने दो। उसके रवैये ने मुझे सुलगा कर रख दिया। मैंने कहा, मैं इंतजामिया से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे जानवरों को ये सिनेमा वाले अंदर घुसने देते हैं। जानवर किसको बोला? बदतमीज शख्स के साथी ने मुझ पर मुक्का तानते हुए कहा। वो बिल्कुल मेरे हक में था। मैंने कहा, तुम लोगों को और किसको? इसका मतलब है तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। उसके तीसरे साथी ने कहा और बात खत्म करते ही मेरे चेहरे पर घुंसा मारने की कोशिश की। कोशिश इन मानों में कि जब उसका घुंसा मेरे चेहरे के मुकाम पर पहुंचा तो चेहरा वहां से हट चुका था, वरना उसने निशाना तो बांध कर वार किया था। मैंने शोल्डर टर्न का इस्तेमाल करते हुए अपना चेहरा एक जानिब झटक दिया और उसके साथ ही जवाबी हमला जरूरी हो गया। मैंने हमलावर की चाने को गिरफ्त में लिया और दूसरा हाथ उसके गिरबान में डालकर बैक थ्रू के अंदाज में दूर फेंक दिया। वो गैलरी की बिल्कुल इख्तितामी ROW में जा गिरा। उसके बाद तो वहाँ एक हलचल मच गई। बाकी 2 अफराद हम पर पल पड़े। मेरे हिस्से में वो आया जिसने 2 मरतबा साहिल से बदतमीजी की थी। वो बिल्कुल देसी अंदाज में मुझ पर हमले कर रहा था। दूसरे हमलावर को बीर बख्श ने संभाल लिया और उसकी ठीक ठाक दुर्गत बनाने लगा। मैं अपने मद्दे मुकाबले के हमलों के जवाब में स्ट्रीट फाइटिंग घुर आजमा रहा था। बहुत ही महदूद जगह पर अगर बिल्कुल रफ फाइट करना हो तो ये घुर बहुत मुफीद साबित होते हैं। चांदी लम्हों में मैं अपने मुकाबिल शख्स के मुंह नाक से खून छुड़ा दिया। उसका चेहरा बहुत वहशतनाक मंदिर पेश करने लगा। बीर बख्श ने अपने हिस्से में आए हुए शिकार को खींचकर अपने कदमों में चित कर डाला और उसके चेहरे पर वैसे घूंसे बरसाता रहा। यह मामला ऐसा नहीं था कि सिनेमा की इंतजामिया को इसकी खबर ना होती। देखते ही देखते सिनेमा की लाइट्स ऑन कर दी गई। फिल्म को रोक दिया गया। पूरी गैलरी के तमाशबीन हमें मरकज़े निगाह में रखे हुए थे। इंतजामिया के 4 खट्टे कट्टे अफराद हमारे पास आए और इस बद अमनी का सबब दरियाफ्त करने लगे। मैंने और साहिल ने इंतजामिया को लोगों की हरकतों के बारे में बताया। 2 अफराद ने हमसे मार खाने वालों को अपने काबू में कर लिया। उनका तीसरा साथी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उनके साथ जो सलूक किया था लगता था वो कहीं दुबक कर बैठ गया था या फिर वहां से खिसक लिया था। हम तीनों भी इंतजामिया के अफराद के साथ सिनेमा मैनेजर के कमरे में पहुंचे। मैनेजर को जब सूरत से आगाह किया गया तो वो हमसे माजरत करने लगा। सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, लेकिन यकीन जाने इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। किसी के माथे पर तो लिखा होता नहीं कि वो अंदर जाकर शराफत का मुजाहरा करेगा या बदतमीजी पर उतर आएगा। मैं एक मरतबा फिर इस वाक़े पर आपसे माजरत करता हूँ। आपको बहुत कोफ्त का सामना करना पड़ा। मैंने बरहमी से कहा, ये ठीक है किसी की पेशानी पर उसके शरीफ या बदमाश होने का ठप्पा नहीं लगा होता, मगर आप ये तो कर सकते हैं कि हाल में मौजूद लोगों को लुच्चर किस्म के फिक्रे बाजी और हल्ले गुल्ले की हरकतों से बाज रख सकें। यकीन करें, फिल्म की आवाज़ कम और तमाशाइयों की तरफ से ज्यादा सुनने को मिलते हैं। आपका एतराज़ और शिकायत जायज़ है सर, सिनेमा मैनेजर ने कहा, मगर क्या करें, इस किस्म के रवैये और सरगर्मियाँ यहाँ के लोगों का मिजाज बन चुका है। शायद आप पहली मरतबा सिनेमा में पिक्चर देखने आए हैं। ऐसी बात नहीं है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने दुनिया के बेहतरीन पिक्चर हाउस में फिल्में देखी हैं, अलबत्ता पाकिस्तान में मेरा ये पहला तजर्बा था जो बड़ा तलख साबित हुआ। मैनेजर ने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं इन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप अपनी सीटों पर जाकर बैठें ताकि फिल्म चलाई जा सके। दूसरे तमाशाई भी खासा शोर मचा रहे हैं और मैं एक मरतबा फिर आपसे माजरत चाहता हूँ। इस सारे वाक़े ने मूड खराब करके रख दिया था। मैंने बेजारी से कहा, आप फिल्म शुरू कर दे ताकि दूसरे तमाशाइयों का खर्च ना हो। वो यहाँ तफरीह के लिए आए हैं, उनका मजा खराब नहीं होना चाहिए। हम तो अब वापस जाएंगे।
सिनेमा मैनेजर कोई बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान था। हमारे बार बार मना करने के बावजूद भी उसने हमारे टिकट की अदाशुदा रकम वापस कर दी। हम तीनों सिनेमा उसकी इमारत से बाहर निकल आए और पैदल ही एक जानिब चलने लगे। मीर बख्श ने कहा, साईं लगता है आज का दिन ऐसे ही वाकयात के लिए है। लगता तो मुझे भी यही है, साहिल ने उसकी तायद की। मैंने अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डाली। रात के 11 बजने वाले थे। अगर हम सिनेमा के अंदर बैठे होते और वो नाखुशगवार वाकया पेश ना आता तो अब तक हम आधी से ज्यादा फिल्म देख चुके होते। मैंने उन दोनों से पूछा, और घूमना फिरना है या वापस चलें? उन दोनों ने वापस होटल जाने का इरादा जाहिर किया। वहां से हमारा होटल ज्यादा दूर नहीं था। मीर बख्श ने पूछा, साईं किसी टैक्सी को रोका जाए? उसकी जरूरत नहीं, मैंने अतमी लहजे में कहा। हम टहलते हुए चलेंगे अलबत्ता। मैंने साहिल की जानिब देखा और पूछा, तुम्हें पैदल चलने में कोई दुश्वारी तो नहीं पेश आ रही? बिल्कुल नहीं, मैं अपने पाँव को बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, उसने कहा। मैंने सवालिया नजर से मीर बख्श की तरफ देखा। वो मेरी नजर का मतलब समझ गया। जल्दी से बोला, अल्लाह साईं का लाख लाख शुक्र है साईं, मेरा बाजू भी भला चंगा है, मैं इसमें कोई तकलीफ महसूस नहीं कर रहा। डॉक्टर ने 2 दिन बाद पट्टी बदलने को कहा था। मैंने उसके बाजू की जानिब देखते हुए कहा, कल सुबह मैं तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज कर दूंगा। आप साईं? वो हैरत भरे लहजे में बोला, क्या आप डॉक्टरी भी जानते हो? मेरी बजाय साहिल ने जवाब दिया, मीर बख्श, बर्म पट्टी के लिए बाकायदा डॉक्टरी जानना जरूरी नहीं, बल्कि इंसान का कंपाउंडर होना भी शर्त नहीं, बस मेडिकल और फर्स्ट एड से आगाही काफी है। वैसे अपने वैदान साहब तो जाने क्या क्या जानते हैं। आखिरी जुमला उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर अदा किया। उसके अंदाज में मानीखेदी और अंदाज में शरारत की झलक थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कह रही हो, नहीं जानते तो सिर्फ ये नहीं जानते कि मेरे दिल का क्या हाल है, और अगर जानते हैं तो अपने रवैये से जाहिर नहीं होने देते। या तो इन्हें जज्बात का इजहार आता नहीं, या फिर जज्बात से खाली है। सपाट बेनियाज पत्थर के सनम, मगर ऐसा हो नहीं सकता। पता नहीं ये शख्स क्या चीज है। मैंने साहिल के ख्याल को जेहन से झटका और एक मेडिकल स्टोर में दाखिल हो गया। अब हम सदर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुके थे। मैंने स्टोर वाले से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉटन रोल, बैंडेज का छोटा पैकेट और एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट खरीद लिया। इसके अलावा पेन किलर टैबलेट्स का एक पत्ता भी ले लिया, ताकि किसी भी हंगामी जरूरत के वक्त ये एशिया काम आ सके। मैंने मेडिकल स्टोर से बाहर आने के बाद कहा, मीर बख्श, अपने होटल में जाने से पहले खाम में एक मरतबा बूटा सिंह को टच कर लें तो अच्छा है। उसने मेरी खां में खां मिलाई और हम तीनों बूटा सिंह वाले होटल में पहुंच गए। वहां की इस्तकबालिया से मालूम हुआ कि मोहम्मद बूटा अपने कमरे में मौजूद है। मैंने उसके कमरे में जाने का इरादा जाहिर किया तो इस्तकबालिया क्लर्क ने कहा, मैं पहले उनसे पूछ लूं आपका नाम क्या है? असली नाम बताना जरूरी था, वरना बूटा सिंह उलझन में पड़ जाता। मैंने अपना नाम वैदान बताया तो क्लर्क ने इंटरकॉम पर बूटा सिंह के कमरे से राब्ता किया। 1 मिनट तक वो रिसीवर कान से लगाए रहा, फिर कदरे मायूसी से बोला, जनाब, दूसरी जानिब कोई अटेंड नहीं कर रहा, लगता है मेहमान सो चुका है। इस बात का इम्कान तो था क्योंकि इस वक्त रात के 11 बज चुके थे और बूटा सिंह आज जिन नासाब शिकन हालात से गुजरा था उसने उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया होगा। उस पर ट्रेन के तवील सफर की थकन, मीर बख्श की ज़बानी मुझे पता चला कि लाहौर से कराची तक पहुंचने के लिए लगभग 20 घंटे सफर करना पड़ता है। मैंने मीर बख्श की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, उसे आराम करने दे, सुबह मुलाकात कर लेंगे। साहिल और मीर बख्श ने इस बात में गर्दन हिलाई। इस्तकबालिया क्लर्क बोला, आप लोग 1 मिनट सामने सोफे पर बैठे, मैं ऊपर जाकर देख लेता हूँ। हमने उसकी तजवीज़गाह से इत्तफाक की और इंतजार का नुमा कॉर्नर में एक सोफे पर बैठ गए। 1 मिनट बाद क्लर्क ने आकर बताया, मेरा ख्याल है मेहमान वाकई सो चुका है और उसकी ख्वाहिश है कि उसे आराम से सोने दिया जाए। तुम्हें मेहमान की इस ख्वाहिश का इल्म कैसे हुआ? मैंने सवाल किया। वो बोला, कमरा नंबर 102 के दरवाजे के हैंडल में नो डिस्टर्ब प्लीज का मखसूस टैग लटक रहा है। इस्तकबालिया कलर की वजाहत पर हम बूटा सिंह वाले होटल से निकलकर अपने होटल में आ गए। होटल के रेस्टोरेंट में इस वक्त खासी गहमा गहमी थी। पता चला वो रौनक किसी शादी की तकरीब के सिलसिले में थी। हम अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। मीर बख्शू एक फ्लोर मजीद ऊपर जाना पड़ा। वो तीसरे फ्लोर के कमरा नंबर 2 में था और हम दूसरे फ्लोर के कमरा नंबर 1 में थे। हमने अपने फ्लोर पर मीर बख्श को खुदा हाफिज कहा और अपने कमरे में दाखिल हो गए। अंदर आते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसका मैं फौरी तौर पर फैसला ना कर सका। मेरी छठीस बार बार खबरदार कर रही थी कि कमरे में कोई गड़बड़ है। साहिल कमरे में दाखिल होते ही चेंज के लिए वॉशरूम में घुस गई थी। मैंने कमरे के दरवाजे को अंदर से डबल लॉक लगाया और उस गड़बड़ के बारे में गौर व फिक्र करने लगा, जिसका एहसास मेरी छठीस दिला रही थी। जल्दी में इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारी गैर मौजूदगी में इस कमरे की तलाशी ली गई थी। हमारा बैग, बेड, अलमारी और टेबल को बारीक बीनी से देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी खास चीज को वहां ढूंढने की कोशिश की गई थी। हमारे कमरे में सबसे ज्यादा खास चीज वो डायरी थी जिसके उसूल के लिए खूनी वाकयात पेश आ रहे थे। मुझे अपने पूरे बदन में चींटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। मैंने सबसे पहले उस मुकाम का जायजा लिया जहां मैंने डायरी को छुपाया था। हिफ्ज़े मातुकद्दम के तौर पर मैंने उस डायरी को बैग से निकालकर एक पर्दे के पीछे खिड़की के फ्रेम में फंसा दिया था। वो स्लाइडिंग विंडो थी और जब तक उसे खोला ना जाता डायरी वहां महफूज रहती। मैंने इस बात का भी ख्याल रखा था कि स्लाइडिंग विंडो खुलने पर डायरी कमरे के अंदर ही गिरे। ये गांव सी जगह थी जिस तरफ किसी का ख्याल नहीं जा सकता था। मैंने मसलतन इस रात में साहिल और मीर बख्श को शामिल नहीं किया था। मेरी एहतियात पसंदी काम आ गई। डायरी अपनी जगह पर महफूज थी। मैंने डायरी को फ्रेम से निकाला, उसे चूमा और स्लाइडिंग विंडो वाला पर्दा बराबर करके कुर्सी पर आ बैठा।
साहिल ने वॉशरूम से बाहर आकर मेरी जानिब देखते हुए कहा, क्या इस डायरी को हर वक्त सीने से लगाए रहोगे? इस वक्त वो डायरी मेरी गोद में रखी हुई थी। मैं कुर्सी में नीम दरासा होकर बैठा था। मैंने साहिल के सवाल के जवाब में डायरी को थपकते हुए कहा, ये चीज ही ऐसी है साहिल, ये ऐसी चीज है या वैसी है ये तो मुझे नहीं मालूम। वो मानी खेज नजर से मुझे देखते हुए बोली, मगर ये जैसी तैसी और कैसी भी है बहुत लकी। ये डायरी की लक कहाँ से निकल आई? मैंने शोखी से पूछा। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोली, मैंने पारस पत्थर के बारे में सुन रखा है। मालूम नहीं ऐसा कोई पत्थर हकीकत में वजूद रखता भी है या नहीं, लेकिन उस पत्थर के बारे में ये मशहूर है कि जिस चीज से छू जाए उसे सोना बना देता है। मैंने भी तो सुना है, मैंने कहा। उसके छूने की बिना पर ही उसे टच स्टोन कहा जाता है, मगर मैंने खाली सुना ही सुना है, उस पत्थर को कभी देखा नहीं। अगर ये वाकई वजूद रखता है तो उसका शुमार तिलिस्माती और नायाब अशिया में होना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो फैजान, वो एक ट्रांस की सी कैफियत में बोली। मैंने पूछा, साहिल ये तो बताओ, डायरी के लकी होने का जिक्र करते करते तुम पारस पत्थर तक पहुंच गई, इन दोनों में क्या ताल्लुक है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ तुम अच्छी तरह समझते हो, मैं नहीं समझता इसलिए तो पूछ रहा हूँ। वो चलने में टटोलती नजर से मुझे देखती रही। उसकी निगाह में खोजीपन पाया जाता था। पता नहीं वो मेरे अंदर क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसकी घूरती हुई नजरों ने मुझे बौखला कर रख दिया। वो बोली, फैजान मालूम नहीं तुम वाकई बेखबर हो या जानते हुए भी ला इल्मी का इजहार करते हो। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कनखियों से उसे देखते हुए कहा, तुम खुलकर कहो क्या कहना चाहती हो, जब तक बताओगी नहीं मुझे कैसे मालूम होगा? वो एक ठंडी आ भरते हुए बोली, फैजान पारस पत्थर जिस चीज को छू जाए वो सोना बन जाती है, इसी तरह तुम जिस शय को छू लो वो लकी बन जाती है। तुम्हारे ऊपर सवार ये डायरी मुझे खुशकिस्मत नजर आ रही है और मैं इसकी खुशबख्ती पर रश कर रही हूँ। मेरे सीने से एक तवील बोझल सांस खारिज हुई। इस खूबसूरत लड़की ने बड़ी खूबसूरती से इज़हार मोहब्बत किया था। मैं पिछले कुछ अरसे से महसूस कर रहा था कि साहिल मुझ में गैर मामूली दिलचस्पी ले रही थी। इस दिलचस्पी को पसंदीदगी या अकीदत तक महदूद नहीं किया जा सकता था। ये दिलचस्पी उससे आगे की चीज सी से मोहब्बत के मुकाम पर फायज किया जा सकता था, और आज उसने बड़े मौसर अल्फाज में अपने दिली जज्बात का इजहार भी कर दिया था। इससे ज्यादा खुलकर और वो क्या कह सकती थी? साहिल किसी तेज रफ्तार मिसाइल की मानिंद मेरी जानिब बढ़ती चली आ रही थी। उसका टारगेट मेरा दिल था और उसकी कोशिश से लगता था कि वो खुद को सच्ची निशानेबाज साबित करने पर तुली हुई है। साहिल में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो जवान थी, हसीन थी, मामला फहम थी, ज़हीन थी। वो कदम कदम पर मेरा साथ देती आई थी और मेरी खातिर बारहा उसने अपनी जिंदगी को दाव पर लगा दिया था। मैं उसके एहसार और जज्बाती कुर्बानी को मानता था और बाद मामलात में उसका एहसानमंद भी था, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में इस अंदाज में नहीं सोचा था जो उसके सोचने का अंदाज था। शायद मेरे दिल में वो खाना भी वाह नहीं हुआ था जिसमें मोहब्बत का पौधा जड़ पकड़ता है और इश्किया जज्बात नमू पाते हैं। ये भी हो सकता है वो खाना तो वाह हुआ हो, इसमें मोहब्बत का पौधा भी परवान चढ़ रहा हो, जज्बात भी मौजूद हो, मगर इजहार की जबान से आ रही हो। गूंगा जज्बा किसी की समझ में नहीं आ सकता है, खुद गूंगा भी उसे समझने से कासर होता है। इंतहाई ताकतवर जिस्म और बेदार ज़हन रखने वाला कोई शख्स दिली मामलात में इस कदर कमजोर हो सकता है, इतना बुज़दिल हो सकता है, ये बात समझ में आने वाली थी और ना ही समझाई जाने के काबिल। मैं लिबास तब्दील करने के लिए वॉशरूम में घुस गया। साहिल मेरे ख्याल पर सवार होकर अंदर आ गई। वो मेरे दिमाग में थी और मैं दिमाग को कमरे में रखकर वॉशरूम में नहीं आ सकता था। कपड़े बदलने के दौरान में मुझसे कई गलतियां हुई। मैं बार बार खुद से उलझता रहा। 15 मिनट बाद जब मैं वॉशरूम से निकला तो खुद को संभाल चुका था। इस डायरी का साइज 5 बाई 9 इंच था। इस पर पेपर लेदर कवर चढ़ा था जिसका रंग सुर्ख था। डायरी के सफ़ात लगभग 200 होंगे। जब से ये डायरी मेरे हाथ चढ़ी थी मैं वक्तन फवक्तन इसमें झांक रहा था। तमाम तफसील से पढ़ने का अब मौका मिला था। इस वक्त रात का 1 बजा था, यानी कि नई तारीख शुरू हो गई थी। साहिल डबल बेड पर फैलकर सो रही थी। उसकी आंख थोड़ी देर पहले ही लगी थी और पता नहीं लगी थी भी या नहीं। मुमकिन है वो सोने की अदाकारी कर रही हो। वो 12 ऐसा कर चुकी थी। बेजी चेयर पर नीम दराज सुर्ख जिल वाली डायरी की वर्क गर्दानी में मसरूफ था। अपनी दोनों टांगों को क्रॉस करके मैंने पाँव बेड के किनारे पर टिका दिए। वहां से साहिल का बदन सिर्फ 2 इंच की दूरी पर था। मुझे वो रात कुर्सी पर नीम दराज होकर गुजारनी पड़ी थी या फिर फर्श के कालीन पर बिस्तर लगाना था। बेड पर सोने का रिस्क मैं किसी कीमत पर नहीं ले सकता था। नीलगिरी ने मुझे अजीब उलझन में डाल दिया था। उसने असली सूरत में मेरे सामने ना आने का तहिया कर रखा था और खलुवत में मेरे साथ किसी औरत को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। मेरी ये मजबूरी थी कि जिन हालात से इस वक्त हम गुजर रहे थे उनमें साहिल को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता था, वरना इसे दूसरे कमरे में रखकर मैं नीलगिरी के सैर से मुकम्मल आज़ादी हासिल कर सकता था। वो जलुवत में मेरे पास आ नहीं सकती थी और खलुवत में आने के लिए वो किसी दूसरी औरत की मोहताज थी। उससे बचना अगर मेरे लिए दुश्वारी ला रहा था तो नीलगिरी भी मुझे हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का शिकार थी। वो या दोनों जानिब रस्सा कशी की सी कैफियत थी। नीलगिरी ने काजी सुल्तान की हवेली में होने वाली गुज़िश्ता मुलाकात में खुलकर इज़हार मोहब्बत कर दिया था। वो मुझे अपना महबूब मानती थी और मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए जतन में लगी हुई थी। आज साहिल ने भी बड़े वादे अल्फाज में अपने दिली जज्बात मुझ तक पहुंचा दिए थे। मैं अजीबो गरीब कश्मकश में मुब्तला था। वो दोनों मेरी तलबगार थी, लेकिन दोनों की तलब का अंदाज मुख्तलिफ था।
एक पुरस्कार शक्तियों की मालिक बड़ी बाइख्तियार थी, मगर मेरे मामले में वो बेइख्तियार हो जाती थी। मुझ तक रसाई हासिल करने के लिए वो दूसरों की मोहताज थी। दूसरी एक मासूम सूरत शौक मिजाज लड़की थी। इसके पास कोई इख्तियार ना था और ना ही कोई पुरस्कार ताकत। वो सादा और पुरवकार थी। मुझ तक रसाई के लिए वो अपने जज्बात को काम में ला रही थी। गोया वो इस मामले में किसी दूसरी की मोहताज ना थी। इस हवाले से साहिल को नीलगिरी पर सबकत हासिल थी। मैंने बेड पर दराज साहिल को भरपूर नजर से देखा। सोते में उसके चेहरे की मासूमियत और हुस्न की सादगी में कई गुना इजाफा हो गया था। बनाऊ सिंगार में वो कशिश नहीं होती जो जालबियत सादगी में पाई जाती है। जो चीज जितनी ज्यादा खालस होती है वो उतनी ज्यादा सहल और सादा नजर आती है। उसके असर पजीरी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैंने साहिल के सरापा से निगाह हटाई और डायरी को पढ़ने लगा। रात दबे कदमों गुजरी थी और मैं मुताले में मगन था। इस डायरी के गालिब हिस्से में वो वाकया दर्ज थे जो आप मेरी इस दास्तान की इब्तदा में पढ़ चुके हैं। वो मेरे पैदा होने से लेकर 12 साल की उम्र तक पहुंचने तक तफसीली कहानी थी। सबसे आखिर में सोने का जिक्र था और वो भी इशारों कनाइयों में। मेरे वालिद साहब को उनके मदारे अकबर ने इतला दी कि चौधरी नवाज़ अली अपने चमचा खास दारा की मदद से भारी मालियत का सोना सरहद पार स्मगलिंग करने का इरादा रखता था। वालिद साहब ने स्मगलिंग की इस कोशिश को नाकाम बनाने का तहिया कर लिया था। वो सोना बिस्किट की सूरत में कैनवस के 6 बड़े साइज के थैलों में भरा हुआ था। 4 थैले स्मगलरों ने कार की डिक्की में छुपा रखे थे, जबकि बाकी 2 थैले कार की पिछली सीट पर रखे हुए थे। वालिद साहब की फायरिंग से वो लोग अपनी गाड़ी को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। वालिद साहब को ये बात मालूम नहीं थी कि कार की डिक्की में भी 4 थैले छुपाए गए थे। वो दारा एंड कंपनी के फरार पर कार की पिछली सीट पर मौजूद थैले हासिल करने में कामयाब हो गए। उसी वक्त दारा वापस आ गया, लिहाजा वालिद साहब को वहां से निकलना पड़ा। उन्होंने सोने के बिस्किटों से भरे हुए वो दोनों थैले करीबी मतरूक कुएं में फेंक दिए थे। उस वक्त उन 2 थैलों में भरे हुए सोने की कीमत कमोबेश 5 करोड़ थी, जो 20 बरस गुजर जाने के बाद अब 25 करोड़ तक जा पहुंची थी। बिल्कुल आखिरी सफात में वालिद साहब ने रहट वाले उस मतरूक कुएं की निशानदेही की थी। सरहद से मिली हुई जमीन में एक मुकाम पर सुर्ख कलम से दायरा बनाया गया था। यही वो जगह थी जहाँ पर 20 साल कबल वो मतरूक कुआं पाया जाता था। आजकल वहाँ की क्या सूरत हाल थी ये वहाँ पहुँचकर ही मालूम किया जा सकता था। समझने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां थी। मैं इस डायरी के मंदजात का अच्छी तरह मुतालिया कर चुका था। मैंने डायरी बंद कर दी। फिर दीवार घीर कलाक की जानिब मेरी निगाह उठ गई। कलाक 3 बजे का वक्त बता रही थी। मैंने एक जमाई ली और सोने के बारे में सोचने लगा। साहिल अभी तक उसी पोजीशन में थी। इसका मतलब यही था कि वो सो चुकी थी। अब मुझे भी उससे महदूद फासले पर सो जाना चाहिए था। मैंने कमरे में कोई महफूज मुकाम तलाश करने के लिए इधर उधर निगाह दौड़ाई। उसी वक्त टेबल पर रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी। रात के सन्नाटे में घंटी की आवाज एक अजीब किस्म का तासर पैदा कर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि इस आवाज से साहिल की नींद गारत हो, इसलिए दूसरी घंटी बजने से पहले मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी जानिब होटल का ऑपरेटर था। क्या बात है, मैंने उसके हेलो के जवाब में कहा। वो मिन्नत अमेज लहजे में बोला, सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको इतनी रात के डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आगे भी कुछ कहोगे? यहाँ मैंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो एक मरतबा फिर सॉरी की गर्दान करने लगा और उसके बाद बोला, सर आपके लिए एक इमरजेंसी कॉल है, आपके वालिद साहब बात करेंगे। व्हाट नॉनसेंस, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। वो सहमी हुई आवाज में बोला, सर आप घर से नाराज होकर आए हैं ना, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। ऑपरेटर की बेसरूपा बातें समझ से बालातर थी। इस वक्त वो मुझे कोई पागल शख्स लगा। वालिद साहब की इंतकाल को कमोबेश 8 साल का अरसा गुजर चुका था। मैंने ऑपरेटर से उलझना मुनासिब ना समझा और कहा, ठीक है मेरी बात कराओ। अगली लम्हे उसने मुझे लाइन दे दी, हेलो। मैंने गहरी संजीदगी से बहुत पेश में कहा। दूसरी जानिब से एक अजनबी आवाज ने मेरी समात पर दस्तक दी। जाग रहे हो बरखुरदार? उसकी आवाज में भारीपन और एक मखसूस किस्म की गूंज थी। मैंने सपाट लहजे में पूछा, कौन हो तुम? क्या ऑपरेटर ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? उसने ताज्जुब से इस्तफसार किया। क्या तुम भी वही बकवास करना चाहते हो जो ऑपरेटर ने किया है? वो गहरी संजीदगी से बोला, बरखुरदार मैं तुम्हारा बाप मियां जायद हुसैन बोल रहा हूँ। मुझे एक झटका सा लगा, इसलिए नहीं कि वो चौधरी का एक ताकतवर और तजर्बाकार मोरा था, बल्कि इसलिए कि उसने मुझे ट्रेस कर लिया था। नायती तशवीशनाक सूरत पैदा हो गई। मेरा जहन बैक वक्त कई महाजों में मसरूफ हो गया। क्या मेरा नाम सुनते ही तुम्हारी जान निकल गई? उसने सनसनाते लहजे में पूछा। खामोश क्यों हो? मैंने अपने पाँव के पंजे से साहिल की पिंडली पर मसाज करते हुए माउथ पेस में कहा, तुम भौंकते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। क्या अपने बाप से भी तुम इसी लहजे में बात करते थे? वो धाड़ से मुशाबा आवाज में मुस्तफसर हुआ। मैंने जवाबन ठोस लहजे में कहा, मैं मुंह देखकर थप्पड़ मारने का आदी हूँ। जो मुझसे जिस लहजे में बात करता है मैं उसी लहजे में जवाब देता हूँ। तुम एक ऐसी जानदार हो जिस पर भौंकने के अल्फाज जचते हैं। साहिल ने मेरी कोशिश के जवाब में कसमसा कर आंखें खोल दी। मैंने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे मुकम्मल खामोश रहने का इशारा किया और मियां जायद की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो नहायत ही जहरीले लहजे में कह रहा था, तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था तुम वैसे ही साबित हो रहे हो। मतलब की बात करो, मैंने सख्त लहजे में कहा। इसी दौरान में साहिल इशारों में मुझसे पूछ रही थी कि फोन पर किससे बात कर रहा हूँ। मैंने माउथ पेस पर अपनी हथेली जमाकर उसे धीमी आवाज में बताया, दूसरी जानिब मियां जायद हुसैन है। वो इरासा दिखाई देने लगी। मैंने उसे तसल्ली अमेज इशारा किया और अपनी तवज्जो फोन की जानिब मरकूज कर दी। वो कह रहा था, मेरा मकसद और मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो बरखुरदार, मुझे वो डायरी चाहिए जो बूटा सिंह ने तुम्हारे हवाले की है।